हेलो ब्रेन बुक आर्मी। स्वागत है आप सभी का ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का यह वीडियो रॉबर्ट ग्रीन की फेमस किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पर आधारित है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बुक्स में से एक है। यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को कैसे पहचानें। इससे हमें पता चलता है कि लोग जो कुछ करते हैं वह क्यों करते हैं। हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मुखौटे के पीछे छिपे लोगों के असली चेहरे को कैसे पहचानें। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर किताब हमें सक्सेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ डिफेंस के लिए बेहतरीन टूल्स और नॉलेज प्रदान करती है। इस किताब में कुल 18 चैप्टर्स हैं। मैंने इस किताब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक बताया है। बाकी के बचे 9 चैप्टर्स की समरी मैं आपको इसके दूसरे पार्ट में बताऊंगा। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए चैप्टर्स के सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। द लॉ ऑफ इरैशनैलिटी। लेखक का कहना है कि भले ही हम अपने फ्यूचर को खुद के कंट्रोल में समझते हैं, लेकिन अक्सर हम अनजान होते हैं कि कैसे हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं। हमारे इमोशंस हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और इस तरह हम रियलिटी से दूर हो जाते हैं और जीवन में अक्सर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। रैशनैलिटी यानी तार्किकता एक ऐसी एबिलिटी है जो हमें इमोशंस से हटकर रैशनल तरीके से सोचने और जिंदगी की रियलिटी से हमारी पहचान कराने में हमारी मदद करती है। एक बार जब एथेंस पर स्पार्टा ने हमला किया तो प्राचीन एथेंस के महान राजनेता पेरिक्लस ने सभा को संबोधित करते हुए उन्हें युद्ध से बचने के लिए एक रैशनल योजना बताई। पेरिकल्स एक रैशनल व्यक्ति थे। वह ज्ञान की देवी एथना की पूजा करते थे और इस बात पर यकीन करते थे कि रैशनल होकर ही प्रोग्रेस हो सकती है। लेकिन उसी समय एथेंस में प्लेग की बीमारी फैल जाने से कई लोग मारे गए। उनमें से एक पेरिक्लस भी थे, जिससे पेरिक्लस का प्लान फेल हो गया। स्पार्टा की सेना ने इस बात का फायदा उठाया और एथेंस पर हमला कर दिया। एथेंस के लोग अपनी हार का कारण पेरिक्लस को मारने लगे। एथेंस के लोग अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। गुस्से ने उन्हें अंधा कर दिया था। उन्होंने बार बार इरैशनल और निराशाजनक तरीके से युद्ध किया, लेकिन उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा और अपने इमोशंस के बहाव में आकर एथेंस ने अपनी सुख समृद्धि और सेना दोनों गंवा दी। जब तक हम अपने और दूसरों के इमोशंस से इन्फ्लुएंस होते रहेंगे, तब तक हम रैशनल नहीं बन पाएंगे। अपनी समझ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को और उनके कारण को समझना जरूरी है। जिस तरह प्रैक्टिस से खिलाड़ी फ्लेक्सिबल बनता है, उसी तरह अपने थॉट्स पर ध्यान देने से इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। इरैशनल या नासमझ व्यक्ति को उसके इमोशंस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देते। अपने इमोशंस पर काबू पाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला स्टेप है बायसेस यानी झुकाव को पहचानना। हम अक्सर वही कहते और करते हैं जिससे हमें खुशी हो। दूसरा स्टेप है अपने इमोशंस और उनके कारणों को जानना। और तीसरा तथा इम्पोर्टेंट स्टेप है अपने अंदर की रैशनल पावर को बाहर लाने की दिशा में काम करना। यदि आप अपने इमोशंस और रैशनैलिटी के बीच तालमेल बिठा लेंगे तो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरा चैप्टर, आत्म प्रेम को सहानुभूति में बदलना, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। सहानुभूति या एम्पैथी हमें सबसे जोड़ने वाली और सोशल पावर दिलाने वाली एक टूल है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसकी लाइफ का पर्पस ना सिर्फ खुद से प्रेम करना बल्कि दूसरों के प्रति संवेदनशीलता यानी एम्पैथी रखना भी है। हर इंसान को अटेंशन की भूख जन्म से ही रहती है, इसलिए हम खुद की एक ऐसी इमेज बना लेते हैं जो ना सिर्फ हमें अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाती है
बल्कि हमें अपने मन में दूसरों से सुपीरियर भी बनाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने पेरेंट्स की क्वालिटीज को अपनाते जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि अक्सर ऐसे ही बच्चे नार्सिसिस्ट बनते हैं जिनके पेरेंट्स या तो बचपन में उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते या बहुत अधिक ध्यान देते हैं और उन्हें किसी से मिलने जुलने का मौका नहीं देते हैं। नार्सिसिस्ट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बस खुद से प्यार करता है और जो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति हमेशा अटेंशन की तलाश में रहता है। यदि नार्सिसिस्ट संकोची यानी इंट्रोवर्ट हो तो वह खुद की एक अलग दुनिया बना लेता है, जहां वह या तो खुद को सबसे कमजोर समझता है या सबसे बेहतर समझता है। वहीं एक एक्सट्रोवर्ट नार्सिसिस्ट उल्टी सीधी हरकतों से लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वह हमेशा सेल्फ डाउट और स्ट्रेस से घिरा रहता है। लेखक ने यहाँ 4 प्रकार के नार्सिसिस्ट के बारे में बताया है। पहला है कंप्लीट कंट्रोल नार्सिसिस्ट। कुछ नार्सिसिस्ट ना सिर्फ खुद को बेहतर साबित करना पसंद करते हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि दूसरे भी उनके हिसाब से ही चलें। हिटलर और स्टालिन ऐसी ही नार्सिसिस्ट व्यक्ति के उदाहरण हैं। दूसरा है थिएट्रिकल नार्सिसिस्ट। कुछ लोग अटेंशन पाने के लिए अक्सर ड्रामा करते हैं और बहाने बनाते हैं। इन्हें थिएट्रिकल नार्सिसिस्ट कहा जाता है। तीसरा है म्यूचुअल नार्सिसिस्ट। आमतौर पर कपल्स के बीच म्यूचुअल नार्सिज्म देखने को मिलता है। चौथा है हेल्दी नार्सिसिस्ट। ऐसे लोग खुद के साथ साथ दूसरों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं और उनके बिहेवियर को भी आसानी से समझ सकते हैं। रियलिटी में हम सब कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन राइटर कहना चाहते हैं कि सेल्फ लव के साथ साथ दूसरों के प्रति एम्पैथी रखना और दूसरों को समझना भी जरूरी है। तीसरा चैप्टर लोगों के मुखौटों के पार देखें। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने चेहरे पर अच्छाई का एक मुखौटा पहनकर रखता है। लोग अक्सर अपने पोलाइट, खुश और कॉन्फिडेंस से भरे बिहेवियर के पीछे अपनी जेलसी और इनसिक्योरिटी को छिपा कर रखते हैं। यदि हम लोगों के दिखावे को हकीकत समझेंगे तो हम उनकी असलियत कभी नहीं समझ पाएंगे। हर व्यक्ति अपनी बातों और बिहेवियर के साथ कुछ नॉन वर्बल हिंट्स देता है, जिन्हें यदि हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम काफी हद तक मास्क के पीछे छिपे व्यक्ति का असली चेहरा देख सकते हैं। सन 1919 में जब फेमस साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट मिल्टन एरिक्सन को पैरालिसिस का दौरा पड़ा, उस वक्त वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। यह समय उन्होंने अपने भाई और बहनों के बॉडी लैंग्वेज यानी बोलने का तरीका, हाव भाव, ब्रीदिंग जैसी चीजों को ऑब्जर्व करने में बिताया। धीरे धीरे एरिक्सन को समझ आ गया कि लोगों को ऑब्जर्व करके न केवल उन्हें समझा जा सकता है, बल्कि उनके कामकाज, पसंद नापसंद, झूठ बोलने के हिंट्स और उनका पास्ट सब कुछ जाना जा सकता है। बोलते समय हम लगभग 65% अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल हिंट्स का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप शांत होकर अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करें तो आप उनके बात करने के तरीके से उनके मूड को भी समझ सकते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब लोगों के बॉडी लैंग्वेजेस को पहचान लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो नॉन वर्बल हिंट्स को पहचानना भूल जाते हैं। हम अपनी लाइफ में अपने हाव भाव पर ध्यान देकर और लोगों को ऑब्जर्व करके ना सिर्फ लोगों के सामने सिंसियर और ऑनेस्ट दिख सकते हैं, बल्कि लोगों के बिहेवियर और उनके असली मूड को भी समझ सकते हैं। चौथा चैप्टर लोगों के चरित्र की ताकत का निर्धारण करें। दोस्तों, दूसरों के साथ जुड़ने या काम करने से पहले उनके स्टेटस या उनके द्वारा उस वक्त दिखाई गई इमेज से इन्फ्लुएंस ना होकर हमें उनके कैरेक्टर को समझने के लिए खुद को ट्रेन करना चाहिए। लोगों के हर दिन के हैबिट्स उन्हें एक ही काम दोबारा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर ऐसे पैटर्न को नजदीक से देखें तो आप जान जाएंगे कि लोग कोई भी काम एक बार नहीं करते हैं। हर व्यक्ति बार बार अपने बिहेवियर को रिपीट करता है। कोशिश करें कि आप हमेशा मजबूत कैरेक्टर के लोगों की ओर ही अट्रैक्ट हों और टॉक्सिक या नेगेटिव टाइप के लोगों से दूर रहें। साथ ही अपने कैरेक्टर को भी ऑब्जर्व करें ताकि अपने रेगुलर पैटर्न को तोड़कर आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सकें। राइटर ने अमेरिका के मशहूर फिल्म डायरेक्टर और बिजनेसमैन हॉवर्ड ह्यूज के एग्जाम्पल को समझाया कि ओबीडियंट और शर्मीले ह्यूग्स अपने पेरेंट्स की मौत के बाद एब्यूसिव और विद्रोही बन गए। बिजनेस मैग्नेट ह्यूज की इमेज लोगों के सामने तो एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन की थी,
लेकिन उनकी लाइफ का पैटर्न स्ट्रेस और अपने आसपास की हर चीज को कंट्रोल करने की भावना से भरा था। हर इंसान का कैरेक्टर दूसरे से अलग होता है, लेकिन कुछ लोगों का बिहेवियर हमारे लिए टॉक्सिक रहता है। इस प्रकार के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, जैसे कि हाइपर परफेक्शनिस्ट लोग कभी किसी के काम से खुश नहीं होते, रेबल या विद्रोही जिनका चरित्र एक्साइटिंग तो लगता है लेकिन रियलिटी में उनमें बचपना होता है, पर्सनलाइजर। ऐसे लोग दूसरों की हर बात का बुरा मान जाते हैं और हमेशा उस बात के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। इसके अलावा ड्रामा करने वाले, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले लोगों से भी दूर रहना चाहिए। चैप्टर 5, इच्छाओं की एक मायावी वस्तु बने। दोस्तों, किसी चीज का हमारे पास होना ना होना हमारे ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट डालता है। किसी चीज के ज्यादा होने से हम घुटन महसूस करने लगते हैं और किसी चीज का ना होना हमें उसकी ओर अट्रैक्ट करता है। हर इंसान के अंदर जो चीज उसके पास नहीं है उसे पाने की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। यदि आप अपने आसपास मिस्ट्री या रहस्य बनना सीख जाएंगे तो लोग आपको पाना चाहेंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे। जब भी लोगों के सामने ऐसी चीज आती है जो ना तो उनके पास है और ना ही उन्हें कभी मिल सकती है, तो वह लोगों की इच्छा बन जाती है। मशहूर फैशन चैनल की फाउंडर कोको चैनल को बचपन से ही उन चीजों की ओर अट्रैक्शन थी जिसके लिए उन्हें मना किया जाता था। वह हमेशा वो करना चाहती थी जो उनकी पहुंच से दूर था। लेकिन जब कोको चैनल को ये समझ में आया कि यह ह्यूमन नेचर का डिजायर है, तो उसने इसी का फायदा उठाया और अपने डिजाइन्स को एक ऐसे मिस्ट्री में बदल दिया जिसे लोग सुलझाना चाहते थे, जानना चाहते थे और हासिल करना चाहते थे। कोको चैनल की तरह आपको भी अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अपने डिजायर्स को जानने के बजाय यह जाने कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी छिपी हुई इच्छाएं और डिजायर्स को पहचानें। अगर आपकी प्रेजेंस में एक मिस्टीरियस प्रभाव होगा तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे। लोगों को हमेशा अपने और अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक्साइटेड बनाए रखने के लिए उन्हें सरप्राइज करें और उनके डिजायर्स को समझने की कोशिश करें। आखिर में रियलिटी के साथ गहरा रिलेशन बनाएं जो आपको शांत और फोकस्ड होने में मदद करेगा। हमेशा याद रखें कि आप अपने डिजायर्स के मालिक हैं, ना कि उसके नौकर, और आपका काम हमेशा और अधिक बेटर और इनोवेटिव हो सकता है। चैप्टर 6, अपने दृष्टिकोण का विस्तार करें। हर इंसान की नेचर होती है कि प्रेजेंट में जो हमारे सामने होता है और हमें सुनाई देता है, हम केवल उसी पर ध्यान देते हैं। यही वजह है कि हम लुभावने स्कीम और आसानी से पैसा कमाने जैसे वादों के बहकावे में आ जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो अपने काम के रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसे लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी से आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी नज़र हमेशा बड़े प्रॉफिट्स पर होनी चाहिए जो शायद अभी आपको फायदा ना दे लेकिन फ्यूचर में जरूर फायदा देंगे। शॉर्ट टर्म की सोच से अनजाने और खतरनाक रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ऐसा ही सन 1920 में यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ जब यूएस में शराबबंदी अनाउंस किया गया था, लेकिन उसके ठीक उलट इस फैसले से केवल शराब का कंजम्पशन ही बढ़ा। यह फैसला बिना गहराई से सोचकर जल्द हल निकालने के लिए लिया गया था, इसीलिए यह डिसीजन बुरी तरह फेल हुआ। हम भी बाकी सभी की तरह प्रेजेंट में सुख ढूंढते हैं, लेकिन यदि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर चलेंगे तो ना सिर्फ हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे बल्कि यह हमें और अधिक शांत और इफेक्टिव बनाएगा। अंत में यदि हम प्रेजेंट में रहेंगे तो प्रॉब्लम्स और उनके कारण को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट की हर प्रॉब्लम की जड़ें पास्ट में छिपी होती हैं। 7वां चैप्टर, लोगों की स्वयं की राय की पुष्टि करके उनके प्रतिरोध को कम करें। दोस्तों, लोग हमेशा सोचते हैं कि वो आजाद हैं, लेकिन जब कोई उन्हें फुसलाने या बदलने की कोशिश करता है तो वो डिफेंसिव बन जाते हैं। इसलिए लोगों को उनकी डिफेंसिव पोजीशन से हटाने के लिए हमेशा उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं खुद की मर्जी से कर रहे हैं, ना कि आपके कहने पर। लोगों के विश्वास पर कभी सवाल ना उठाएं और ना ही उनकी इंटेलिजेंस और अच्छाई को लेकर उन्हें इनसिक्योर महसूस करवाएं। इससे वे और अधिक डिफेंसिव हो जाएंगे और आपका काम और भी अधिक मुश्किल हो जाएगा।
अमेरिका के 36वें प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन लोगों को अपने मुताबिक काम करवाने में मास्टर थे। जॉनसन का सिर्फ एक ही पर्पस था, एक दिन यूएस का प्रेसिडेंट बनना। उन्होंने अपनी शुरुआती गुस्सैल इमेज को बदलकर अपने रास्ते से हटकर सहयोगी दलों को जीतने की कोशिश की। दूसरों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए उन्होंने लोगों पर कई तरह के एहसान किए। उन्होंने ना सिर्फ दूसरों को बोलने का मौका दिया, बल्कि ध्यान से उनकी बातें भी सुनी और इस तरह जॉनसन एक दिन यूएस प्रेसिडेंट बन गए। राइटर कहना चाहते हैं कि जॉनसन की तरह ही मास्टर परसुएडर यानी दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए जरूरी है कि आप एक अच्छे लिसनर बने, अपने कॉन्फिडेंस से लोगों को इन्फ्लुएंस करें और लोगों की खुद के बारे में जो राय है उसे वैसा ही बना रहने दें। यदि हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम अपने सेल्फ ओपिनियन को पहचानें और उससे दूरी बनाकर रखें, वहीं दूसरों के सेल्फ ओपिनियन से अग्री करें। 8वां चैप्टर, अपना रवैया बदलकर अपनी परिस्थितियां बदलें। राइटर कहते हैं कि हम सभी दुनिया को अपनी तरह से देखते हैं। हर किसी का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। यह हमारा एटीट्यूड होता है और यह डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ में हमारे साथ क्या होगा। यदि आपका रवैया डर का है तो आपको हर चीज नेगेटिव नजर आएगी। आप अपनी हर गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करेंगे। यदि हम डाउट महसूस करते हैं तो हमारी प्रेजेंस में दूसरे भी ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं। हम अपना रवैया पॉजिटिव बनाकर अपने प्रॉब्लम्स से सीख सकते हैं और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप भी पॉजिटिव सोच की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो हमने अपनी वेबसाइट brainbook.in पर कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस के ऑडियोज बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इन पॉजिटिव अफर्मेशंस के ऑडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। हमें अपने विल पावर की लिमिट को जानना चाहिए और देखना चाहिए कि वह हमें कितना दूर ले जाती है। एग्जाम्पल के लिए फेमस राइटर एंटन चेखोव का बचपन मुश्किलों में बीता। उनके पिता एक हिंसक और एब्यूसिव इंसान थे, जिसका प्रभाव चेखोव के जीवन पर काफी लंबे समय तक रहा। वो काफी लंबे समय तक अपने पिता को माफ नहीं कर पाए और एंजाइटी का सामना करते रहे। लेकिन समय के साथ चेखोव ने जब गंभीरता से अपने पिता के बिहेवियर और उसके कारण को समझा तो उनके अंदर अपने पिता के लिए जो गुस्सा था वो खत्म हो गया। हम अक्सर अपने बचपन के डर और चोट को साथ लेकर चलते हैं और दुनिया के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड बना लेते हैं। हम इंसानों को यह सोचना पसंद होता है कि हम दुनिया की रियलिटी को जानते हैं और दूसरों की तरह ही दुनिया को देखते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई भी दो व्यक्ति कभी भी दुनिया को एक जैसा नहीं देखते हैं। कार्ल जंग के अनुसार हमारा एटीट्यूड हमारे दिमाग की काम करने और रिएक्ट करने की एबिलिटी है। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग बचपन से ही दुनिया को नेगेटिवली देखते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी उनसे प्यार नहीं करता और वो सिर्फ क्रिटिसिज्म और धोखे की उम्मीद करते हैं। अपने खुद के नजरिए को बड़ा करें और लोगों के बिहेवियर के पीछे के कारण जानने की कोशिश करें। खुद के जीवन का एक पर्पस बनाएं और उसे पाने के लिए अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़ जाएं। 9वां चैप्टर, अपनी डार्क साइड को पहचाने। लोग हमें अक्सर जैसा दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। उनके अच्छे और मिलनसार बाहरी रूप के पीछे इनसिक्योरिटी और गुस्सा छिपा हुआ होता है। हम अक्सर अपनी सेल्फिश मोटिव्स को हमारी डार्क साइड या नेगेटिव साइड के पीछे छिपा लेते हैं और दुनिया के सामने एक अलग इंसान के रूप में नजर आते हैं। हमें लोगों के डार्क साइड के हिंट्स को समझना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग हमारे लिए टॉक्सिक या हार्मफुल बन सकते हैं। दूसरों की बुराइयां देखने के साथ हमें अपनी डार्क साइड को भी पहचानना चाहिए। यदि आप अपनी डार्क साइड को अपनी पर्सनालिटी में शामिल कर लेंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपकी ऑनेस्टी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। एग्जाम्पल के लिए रिचर्ड निक्सन अमेरिका के एक बहुत ही पॉपुलर नेता थे, लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते थे उन्हें मालूम था कि निक्सन की अच्छी और बुरी दो साइड्स थीं। निक्सन बचपन से ही अपनी ओर अटेंशन चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता का बर्ताव निक्सन के प्रति अच्छा नहीं था। बचपन में जो भी हुआ उसका प्रभाव निक्सन पर पड़ा और उन्होंने एक अच्छे और दयालु आदमी की इमेज बनाई।
वहीं दूसरी ओर निक्सन की एंजाइटी और सेल्फ डाउट उनकी डार्क साइड में बदल गई। सन 1974 में सीक्रेट टेप्स में निक्सन की डार्क साइड दुनिया के सामने आई। निक्सन अक्सर ही अपने आसपास के लोगों पर गुस्सा हो जाते थे और अपनी गलती दूसरों पर डाल देते थे। हमें अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए। अक्सर लोग जिस प्रकार की इमेज लेकर घूमते हैं, स्ट्रेस के समय उसके ठीक उल्टा बिहेव करते हैं। हमें अपनी डार्क साइड को भी ना केवल पहचानना चाहिए बल्कि उसे समझना भी चाहिए। हमें अपने डार्क साइड को किसी हार्मलेस तरीके से बाहर निकालना चाहिए, जैसे कि कोई जर्नल लिखकर या फिर कोई आर्ट फॉर्म अपनाकर। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में बताया गया आखिरी चैप्टर था और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में आपको बताए गए सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर फिर से एक बार नजर डाल लेते हैं। हमारे इरैशनल इमोशंस हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर रैशनल तरीके से फैसले लेने चाहिए। हम सभी कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट होते हैं, लेकिन हमें दूसरों को और उनके बिहेवियर को समझना चाहिए। इस तरह हम अपने नार्सिसिज्म को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। लोग अक्सर अपनी सच्ची फीलिंग्स और विचारों को अपने अच्छाई के मुखौटे के पीछे छिपा कर रखते हैं, लेकिन हम उनके बॉडी लैंग्वेज को समझकर उनके मूड और पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं। इंसान का नेचर होता है कि उसे दूसरे के पास जो चीज होती है वह खुद से ज्यादा अच्छी नजर आती है, लेकिन जब वह चीज हमें मिल जाती है तो वह हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं रह जाती। यदि हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम अपने सेल्फ ओपिनियन को पहचानें और उससे दूरी बनाकर रखें। हमें अपनी डार्क साइड को पहचानना चाहिए और उसे किसी हार्मलेस तरीके से बाहर निकालना चाहिए। तो दोस्तों, ये द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर किताब का पहला पार्ट था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में बताई गई बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।